हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी इस ऑनलाइन क्लास ह्यूमैनिटी हब पर। मैं जीतिका झा, आपकी ह्यूमैनिटी फैकल्टी। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी इस ऑनलाइन क्लास में हिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अभी तक हिस्ट्री में चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, और अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 का, क्योंकि चैप्टर 2 थोड़ा सा वास्ट था तो इसलिए उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो इसकी पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है, यानी कि एक पार्ट की क्लास हो चुकी है, पार्ट 2 की भी क्लास हो चुकी है, और आज हम चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में, लास्ट क्लास जो हमने करी थी हिस्ट्री के चैप्टर 2 की, वहां पर हमने कुषाण डायनेस्टी यानी कि कुषाण वंश तक हमने पढ़ा था। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में, यानी कि गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं, ये सारी चीजें। अब देखो, गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त शासकों का इतिहास हमें कहाँ से पता चलता है। अब चाहे गुप्त वंश हो, चाहे मौर्य वंश हो, कुषाण वंश हो, शुंग वंश हो, मौर्य, नंद वंश, कोई सा भी वंश हो, इतिहास में जितने भी वंश रहे हैं, इनमें से किसी भी वंश के बारे में अगर हमें जानना होता है तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं। जैसे कि कोई किसी के सिक्कों से, किसी के अभिलेखों से, किसी के बर्तनों से, इन सारी चीजों से, किसी के स्तूपों से। अब सम्राट अशोक जो है वो शिलालेखों के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक है। मौर्य काल या बौद्ध काल की बात करें तो उस टाइम पे स्तूप बहुत ज्यादा फेमस थे। तो हर राज्य के टाइम पीरियड की एक खास बात होती है, खास विशेषता होती है। गुप्त शासकों के बारे में अभी हम बात करें तो इनके बारे में क्या सोर्सेस थे, सिक्के और अभिलेख। इनके बारे में हमें जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है वो इनके सिक्कों से और इनके अभिलेखों से प्राप्त हुई। अब देखो, सिक्के तो आप सभी को पता है। अभिलेख की अगर हम बात करें कि अभिलेख क्या होते हैं, तो अभिलेख बेसिकली एक टाइप ऑफ ऑर्डर होता है, एक प्रकार का जनादेश होता है जो कि राजा अपनी जनता के लिए देता है, और राजा ये चाहते हैं कि उसकी जनता उसके उन आदेशों को कभी भी ना भूले। ना सिर्फ उसकी जनता बल्कि उस जनता की आने वाली पीढ़ी भी उन आदेशों को लाइफ टाइम याद रखे कि हाँ, हमारे टाइम में ऐसे ऐसे एक राजा था, उसने ये रूल लेकर आया था, ये विशेषताएं थी उसकी, ये सारी चीजें। तो वो अपने उन आदेशों को, अपनी उन बातों को एक ऐसी सतह पर, ऐसी चीज पर लिखवाता था जो कि कभी भी ना मिट सके, यानी कि अमिट रहे। अब वो या तो पत्थर के खंबे होते थे, या तांबी कॉपर प्लेट्स होती थी, या फिर दीवारें होती थी किसी बिल्डिंग की, ठीक है, राजा के इस तरीके से कोई भी स्तंभ लेख हो गया। तो यहाँ पे उसने वो आदेश, राजा के द्वारा दिए गए जितने भी आदेश है उनको गुदवा दिए। आज भी आप अगर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों पर जाओ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में जाओ, तो वहां की अगर आप बिल्डिंग्स देखोगे या कुछ देखोगे तो वहां पे आपको कुछ प्लेट्स, मतलब खाने वाली प्लेट नहीं, जैसे कॉपर प्लेट, एल्यूमिनियम प्लेट, ये सब आपको मिलेंगे। उस पे कुछ आदेश, कुछ ऑर्डर लिखे होते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ अभिलेख होते हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये दो जो है, ये दो अभिलेख ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया। अब समुद्रगुप्त कौन थे? तो समुद्रगुप्त गुप्त शासकों में से ही एक थे जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। और प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त से है। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो किस शासक के बारे में या किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अब इन अभिलेखों की, इन शिलालेखों की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। अब देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, जितने भी राजा होते थे ना, उनका एक दरबार होता था, और उसमें उनके पर्टिकुलर, उनके खास राज कवि होते थे, राजवैद होते थे, राज शिक्षक होते थे, राज संगीतकार होते थे, मतलब प्रॉपर एक पोजीशन थी। तो वैसे ही उनके एक राज कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। अब देखो, गुप्ता एम्पायर की, यानी कि गुप्त वंश के बारे में अगर हम उनके एम्पायर की बात करें कि उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, उनकी शक्ति कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, तो नॉर्थ पूरा उन्होंने कवर किया हुआ है, ईस्ट पूरा उन्होंने कवर करा हुआ है, और वेस्ट पूरा उनका कवर है, और थोड़ा सा उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को भी टच किया हुआ है। यानी कि अगर आप साउथ का एरिया छोड़ दो, साउथ और मध्य भारत का थोड़ा सा एरिया छोड़ दो, तो बाकी पूरे भारतवर्ष जो था वो गुप्त शासन के अंडर में आता था। तो इस
हिसाब से आप इनके इस मैप से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि गुप्त साम्राज्य कितना पावरफुल रहा होगा। अब देखो ये वाली पीडीएफ तो खैर ये पार्ट रिपीट हो चुका है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। अब देखो हम जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है राजतंत्र। ठीक है, वो कौन सा टाइम है, राजतंत्र यानी कि मोनार्की। और आज के डेट में वर्तमान समय में 2025 में हम जहाँ पे रह रहे हैं वो क्या है, अभी कौन सी शासन व्यवस्था है, वो है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। अब देखो फर्क क्या है, आज के डेट में या जितने भी देशों में डेमोक्रेसी है ना, वहां पे जनता के पॉइंट ऑफ व्यू को, जनता की ओपिनियन को वैल्यू दी जाती है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में ना जनता के ओपिनियन की, ठीक है, ना जनता के ओपिनियन की कोई वैल्यू थी, ना जनता के किसी सजेशन की वैल्यू थी, ना जनता की किसी राय की वैल्यू थी, ना किसी सलाह की, किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए जनता के विचार और विवरण जनता के बारे में आपको कम ही दिखाई मिलते हैं। वहां पे आपको जितनी भी चीजें मिली है प्राचीन भारत में राजतंत्र के समय में, तो वहां पे आपको सिर्फ राजा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली अभिलेखों में, जनता के बारे में कहीं पे भी कोई विवरण नहीं है। क्यों? रीजन एक ही था, राजतंत्र। ठीक है, जातक कथाएं पहली से शताब्दी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। अब जातक कथाएं हैं क्या, तो जातक कथाएं बेसिकली वो धर्म ग्रंथ है, जैसे देखो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो रामायण है वो बेसिकली राम जी की लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है कि कब उनका जन्म हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है, उनका जीवन आगे कैसे बीता। तो जातक कथाएं सेम गौतम बुद्ध के बारे में है। जातक कथा किसके बारे में है, गौतम बुद्ध के बारे में और उनके जीवन के बारे में, और स्पेशली उनके पूर्व जन्म की कहानी के बारे में। ठीक है, जातक कथाएं जो है वो गौतम बुद्ध के बारे में। जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में। अब देखो पाली भाषा उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थी, मतलब फेमस कह लो, बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। ये आम भाषा थी। आज की डेट में जैसे हिंदी कॉमन लैंग्वेज है ना, कि अनपढ़ से अनपढ़ और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट सभी को समझ आ जाती है, तो उस टाइम में जो पाली है उसको जन भाषा कहा जाता था। ठीक है, पाली उस टाइम पे जन भाषा हुआ करती थी, इसलिए ज्यादातर ग्रंथ जितनी भी चीजें लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखी गई है। गंदुतिंद नामक एक जातक कथा में बताया गया है, क्योंकि देखो जातक कथा में बहुत सारी कहानियां हैं, तो वैसी ही एक कहानी है गंतुदिंद, जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार के कुटिल राजा की प्रजा दुखी रहती थी। राजा अपना राजकोष भरने के लिए किसानों मजदूरों से भारी कर लेता था। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। अब देखो जातक कथाओं के अनुसार अगर आप जाओगे, जातक कथा के हिसाब से आप चलोगे, तो राजा की छवि जो है बहुत ज्यादा बेकार थी। ठीक है, राजा की छवि बहुत ज्यादा बेकार थी। क्यों? क्योंकि इसमें बताएगी कि राजा कितना ज्यादा अत्याचारी था, उसके शासन काल में जनता कितनी ज्यादा दुखी रहती थी। एक तरफ डाकुओं का हमला तो दूसरी तरफ राजाओं का हमला, वहां पे कोई विकास नहीं था, कोई भी साधन नहीं था, मतलब पूरे तरीके से राजा की जो छवि है वहां पे बेकार थी। राजा ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके ऊपर अत्याचार किए, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जातक कथा अगर गौतम बुद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो साथ ही साथ राजा के बारे में उसकी छवि भी धूमिल करती है, राजा की छवि भी धूमिल करती है। उपज बढ़ाने के तरीके, अब देखो क्योंकि हम प्राचीन समय की बात कर रहे हैं कि देहात कैसा था। ठीक है, यहाँ पर हम प्राचीन समय के देहात के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें वहां के उपज के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जीवन यापन करने के लिए इंसान को कोई ना कोई साधन तो चाहिए। उपज बढ़ाने के लिए अगर हम बात करें तो जनता हल का प्रचलन वहां पे था। ठीक है, गंगा और कावेरी नदियों के कारण उपजाऊ भूमि थी। अब देखो यहाँ पे अगर आप इंडिया का मैप थोड़ा सा देखते हो ना, ये देखो अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो यहाँ पे ये आता है नॉर्थ वाला एरिया, ये आता है ईस्ट वाला एरिया, यानी कि ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम,
लेकिन इस पूरे उत्तर पश्चिम पूर्व में एक नदी है जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, वो है गंगा नदी। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से निकलती है, ऐसे होते हुए वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन ये नदी, इसकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा है कि अपने राइट और लेफ्ट साइड दोनों क्षेत्रों को पूरे तरीके से सिंचित करती है। ठीक है, पूरे तरीके से पानी देती है, ताकि इसके, अब इसीलिए ना, अब देखो यहाँ गंगा नदी अगर फ्लो करे तो इसके इस साइड वाली भूमि, राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड, दोनों साइड वाली भूमि उपजाऊ होगी। तो इसलिए इस एरिया में अनाज की पैदावार, अनाज की उपज, ये कभी भी बेकार नहीं रही है, मतलब कभी भी यहाँ पे कमी नहीं रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक ही रीजन था, गंगा नदी। लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर गंगा घाटी में धान की रोपाई, उर्वर भूमि की जुताई, इस वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई। देखो, एक तो गंगा नदी, ठीक है, एक तो गंगा नदी का बहना, ऊपर से लोहे के हल, गंगा नदी का बहना, ऊपर से लोहे के हल। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे जिस वजह से यहाँ के उत्तरी भारत में अनाज की पैदावार में कभी भी कमी नहीं है और पैदावार उनकी अच्छी होती थी। ठीक है, अब पंजाब और राजस्थान की बात करें, ये वो एरिया है जो कि अर्धशुष्क वाली जमीन के अंडर आते हैं। अब अर्धशुष्क क्या होता है, देखो, अगर आप पंजाब और राजस्थान का एरिया आप देखते हो ना मैप में, देखो ये आ जाता है, ये आ गया पंजाब आपका इस साइड और ये आ गया राजस्थान। तो यहाँ पे किसी नदी का प्रवाह उतना ज्यादा नहीं है। पंजाब में तो चलो रावी नदी फ्लो करती भी है, लेकिन राजस्थान साइड कोई नदी उतनी ज्यादा फ्लो नहीं करती है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जल का स्रोत है, इसीलिए इस एरिया की जो भूमि है ना ज्यादा गीली है और ना ज्यादा सूखे, मतलब अर्धशुष्क है, यानी कि थोड़ी थोड़ी गीली जो होती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र में इधर के कंपैरिजन में पैदावार में, उपज में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि पंजाब और राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पे अर्धशुष्क जमीन है और जो उत्तर पूर्वी वाला एरिया है वहां पर गंगा नदी का प्रवाह ज्यादा है। अब देखो, जो किसान पूर्ववर्ती क्षेत्रों में रहते थे उन्होंने खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया और व्यक्तिगत तौर पे तालाब, कुओं, नहरों जैसे सिंचाई के साधनों का निर्माण किया। अग्रहार, अब नेक्स्ट आता है अग्रहार। अग्रहार कौन होते हैं? तो देखो, अग्रहार भूमि के उस टुकड़े को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स में या ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में। अग्रहार किसे कहते हैं? ये ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? देखो, ये जिस टाइम की सारी कहानी चले ना, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण, ये सारा पार्ट है आपका प्राचीन भारत का। ठीक है, ये सारा पार्ट आपका किसका है? प्राचीन भारत का। अब प्राचीन भारत में, क्योंकि आपको पता है प्राचीन समय में, कह लो प्राचीन भारत को बात देखी है, प्राचीन समय में ना समाज बेसिकली 4 जातियों में बटा था। एक तो था ब्राह्मण, ठीक है, एक थे क्षत्रिय, एक थे वैश्य और एक थे शूद्र। अब प्राचीन समय में समाज जो था वो 4 कैटेगरी में, कह लो 4 जातियों में बटा था। इसका काम था समाज की रक्षा करना, युद्ध करना। इसका काम था समाज में व्यापार करना। इसका काम था समाज में सभी की सेवा करना। ठीक है, युद्ध या रक्षा। लेकिन ये वाला जो वर्ग था ना, इसको समाज में सबसे ऊपर का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इसका काम था समाज में शिक्षा का प्रसार करना, समाज के लोगों को शिक्षा देना, वहां पे यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, ये सारी चीजें। तो इनका दर्जा समाज में सबसे ऊंचा हुआ करता था, इसलिए इन्हें दान भी मिलते थे। अब देखो, ब्राह्मणों को ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा दान मिला करते थे। क्यों? क्योंकि ये पूजा पाठ करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, शिक्षा देते थे, ये सारी चीजें। तो वहां पे उनको जैसे भूमिदान होता था, फिर गौदान होता था, ठीक है, वृक्ष दान होता था, ऐसे ऐसे बहुत तरीके के दान होते थे। लेकिन इन दानों में जो सबसे मुख्य दान था वो था भूमि दान। अब एक बार जैसे ब्राह्मण को भूमि दान में दे दी गई, तो उसके बाद ना तो उससे टैक्स वसूला जाता था,
ठीक है, ना ही उससे कोई किराया लिया जाता था, मतलब उसको दान में भूमि दे दी तो दे दी गई, उससे वापस नहीं लेते थे, ना ही उससे टैक्स वसूलते थे। और ऐसी ही भूमि के टुकड़ों को कहा जाता था अग्रहार। ठीक है, ऐसी भूमि के टुकड़ों को क्या कहा जाता था? अग्रहार। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं किस प्रकार की थी। वैसे लोगों की मेंटलिटी अगर आप देखोगे तो ग्रामीण समाज में या तो सारे गरीब है तो सारे गरीब होंगे, और अमीर है तो सारे अमीर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीबों में भी ना डिफरेंस होता है कि कौन ज्यादा गरीब है, कौन कम गरीब है, कौन कम गरीब है। अब देखो, नई तकनीकों से उपज बढ़ाने के कारण खेती से जुड़े लोगों में भेद हो गया। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, ये दो व्यक्ति है, ये भी किसान है और ये भी किसान है, इसके पास भी जमीन का इतना टुकड़ा है और इसके पास भी जमीन का इतना टुकड़ा है। अब इसके पास आ जाते हैं सोर्सेज, इसके पास क्या आ जाते हैं? सोर्सेज कह लो, सुविधाएं कह लो। वो सोर्सेज कौन कौन से? उर्वरक, अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज, ठीक है, ट्रैक्टर आ जाता है, मशीन्स आ जाती हैं, मतलब खेती के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारी चीजें इसके पास आ जाती है। इस किसान ए के पास, ये है ए और ये है बी। अब इसके पास देखो उर्वरक भी है, इसके पास क्या कहते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज भी हैं, इसके पास ट्रैक्टर्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं बड़ी बड़ी, इसके पास मशीन भी है। तो इसीलिए ये कम समय में अपनी भूमि को इतने छोटे से क्षेत्र से बढ़ाकर उसका क्षेत्र वो यहाँ कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसने कम समय में अपनी पैदावार बढ़ा ली और इसकी छोटी सी भूमि उतने से बढ़कर उतनी हो गई। ठीक है, अब ये किसान जो था ये अमीर बन गया, इसने सारे सोर्सेस का उपयोग किया, इसने अपनी पैदावार बढ़ाई, अपनी उपज बढ़ाई और ये अमीर बन गया, इसने अपनी जमीन, अपनी खेती बढ़ा ली। लेकिन वहीं जो दूसरा किसान था, इसके पास ना ही कोई उर्वरक थे, ना ही इसके पास कोई अच्छी क्वालिटी के बीज थे, ना ही इसके पास कोई ट्रैक्टर, कोई गाड़ियां थी, ना ही इसके पास कोई मॉडर्न मशीनें थी। इसलिए इसका जो क्षेत्र था, इसका जो एरिया था वो इतने का ही इतना रहा। ना ये अमीर हुआ, ठीक है, ना तो ये अमीर हुआ और ना ये उतने का उतना ही रह गया। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। ये किसान अमीर बनता गया और ये किसान गरीब होता गया। तो इस तरीके से समाज में किसानों में अंतर आ गए। अब ये संभव है कि वर्गों की ये विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी उपयोग पर आधारित हो। जाहिर सी बात है, नई प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्निक्स का इसने इस्तेमाल किया और ये अमीर होता गया और ये गरीब का गरीब रह गया। इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। ठीक है, गृहपति की अगर हम बात करें तो गृहपति कौन होते थे? ये घर का मुखिया होता था। पहले का समाज जो था वो बेसिकली पैट्रियार्कल था। ठीक है, पैट्रियार्कल यानी कि पितृसत्तात्मक, ऐसा समाज जहाँ पे पुरुष की ही बात की वैल्यू होती थी, पुरुष ही डिसीजन लेता था, पुरुष ही सारी चीजें तय करता था। और ऐसे ऐसे हर घर का एक पुरुष हेड होता था। वो अपने घर में रहने वाली स्त्री, वो अपने घर में रहने वाले अपने माँ बाप, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों तक का, वो अपनी स्त्री, वो अपने बच्चे, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप, इन सभी का डिसीजन लेता था। क्यों? क्योंकि वो घर का मुखिया होता था। और ऐसे ही मुखिया को क्या कहा जाता था? गृहपति। ठीक है, नेक्स्ट है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। अब देखो, ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से भूमिदान के हमें प्रमाण मिलते हैं। अभी हमने बात करी थी अग्रहार के बारे में। अग्रहार क्या है? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। तो इसके प्रमाण हमें स्टार्टिंग से मिलते हैं। इनमें से बहुतों के बारे में उल्लेख जो हमें अभिलेखों में भी मिलता है। ठीक है, जैसे ताम्रपत्र पर लिखे हुए अभिलेख, ये सारी चीजें। अब भूमिदान के जितने भी हमें प्रमाण मिलते हैं वो आमतौर पर संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए। जितने भी हमें प्रमाण मिले वो यानी कि भूमि किस किस को दान में दी गई, या तो वो किसी संस्था को दी गई या फिर वो ब्राह्मणों को दी गई। ब्राह्मणों की दी गई भूमि क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी अग्रहार। ठीक है, 7वीं शताब्दी के बाद के कुछ अंश संस्कृत, तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में। अब देखो, 7वीं शताब्दी तक टिल
7th सेंचुरी ज्यादातर अभिलेख जो है ना पाली भाषा में आपको पाए गए। जितने भी अभिलेख हैं ज्यादातर मोस्टली आपको पाली भाषा में पाए गए। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, आपको वहां संस्कृत, तमिल, तेलुगु जैसे आपको लोकल लैंग्वेजेस में भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भूमिदान शासक वर्ग द्वारा कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई एक रणनीति थी। ये सारी चीजें। अब देखो नए नगरों की अगर हम बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नगरों का भी विकास हुआ। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी थी। अब देखो आज की डेट में जितना है वो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 9 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले के टाइम पे पूरा भारतवर्ष जो है वो 16 महाजनपदों में बटा था। कहाँ पे बटा था? पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। जैसे आजकल स्टेट्स की है राजधानी, वैसे पहले 16 महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान का पटना, जो कि बिहार में पड़ता है, वो नदी मार्ग के किनारे यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। मथुरा व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। अब देखो इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि प्राचीन समय में या 16 महाजनपदों में से किस एक जनपद को, किस एक महाजनपद को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, तो वो है मथुरा। ठीक है, अब नगरीय आबादी की अगर हम बात करें, देखो हमने स्टडी कहाँ से शुरू की थी? ग्रामीण वर्ग से। ठीक है, हमने कहाँ से अपनी क्लास शुरू की थी? ग्रामीण से, और शुरू करते करते हम कहाँ तक आगे? नगर तक, यानी कि शहरों तक। अब शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पे 2 टाइप के वर्ग थे। आज के डेट में आप देखते हो ना मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास तो लोअर मिडिल क्लास। यहाँ पे अमीर वर्गों को क्या कहा जाता था? संभ्रांत वर्ग। ठीक है, संभ्रांत वर्ग। और एक थे शिल्पकार। राजा की अगर हम बात करें, सेम आज वाला हिसाब है। जैसे यहाँ पे हमारे पीएम सीएम इनके अपने अपने घर होते हैं। तो पहले राजा किलेबंद नगर में रहते थे। इन नगरों से खुदाई में जब सोना, चांदी, तांबा, हाथी के दांत, कांसे, ये सारी चीजें, गहने, बर्तन हमें ये सब मिले हैं। उत्पादक और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अब देखो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे कि अग्रहार हो गया, ठीक है, गृहपति हो गया, तो इस तरीके से आपको वर्ड को ना लिख के रखना है। ठीक है, वैसे ही एक श्रेणी को लिख लो। श्रेणी किसको कहा जाता था? उत्पादक और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। अब देखो उपमहाद्वीप, अब प्राचीन समय में भारत के जो व्यापार हैं, आज के डेट में जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, जैसे कि चाइना के साथ और रशिया के साथ, यूएसए के साथ, वैसे प्राचीन समय में किन किन देशों के साथ रिलेशन थे? तो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, चीन, दक्षिण एशिया तक भारत का व्यापार फैल चुका था। तो इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सिर्फ आज की चीज नहीं है, ये पहले के टाइम में भी होती थी। अब जितने भी व्यापारी थे वो पैदल, फेरी लगाने वाले, बैलगाड़ी, खच्चर पे चलने वाले, समुद्र मार्ग से यात्रा करने वाले। व्यापार किन किन चीजों का होता था? नमक का, अनाज का, मतलब ऐसी ऐसी चीजों का व्यापार होता था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि व्यापार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सिर्फ आज की चीज नहीं है, पहले के टाइम में भी ये चीजें होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्कों और राजा की। सिक्कों के चलन से व्यापार आसान हो गया। अब देखो आज के डेट में, पहले होता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु, बार्टर ट्रेड सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले में वस्तु। और पहले के टाइम में यही चीज प्रचलन में थी। ठीक है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सिक्कों का प्रचलन हुआ और सिक्कों के प्रचलन से व्यापार आसान हो गया। अब पहले के सिक्के किस चीज के बनाए जाते थे? तो पहले के सिक्के होते थे चांदी के, तांबे के, और इन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था आहत सिक्के। तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। ये अंडरलाइन कर लेना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये सिक्के हमें कहाँ से मिले? तो ये सिक्के हमें खुदाई से मिले हैं और इन्हीं सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल भी मिले। ठीक है, अब देखो गुप्त वंश के अलग सिंबल, ठीक है, मौर्यंस के अलग सिंबल, कुशान्स के अलग सिंबल। तो जितने भी वंश आए, जिन ने सिक्के चलाए, सब ने अपने अपने सिंबल दिए। तो इसलिए अलग अलग सिक्कों से हमें अलग अलग सिंबल्स देखने को मिले हैं।
हम एक सिक्कों से जज नहीं करते। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? तो अभिलेखों अक्षरों को पढ़कर कंपैरिजन करके भारतीय पंडितों की मदद से यूरोपीय विद्वान ने पांडुलिपियों का अध्ययन किया था। पांडुलिपि क्या होती है? तो ये हाथ से लिखे गए ग्रंथ, ठीक है, हाथ से लिखे ग्रंथ। बाद के समय में जितने भी अभिलेख हमें मिले हैं वो हमें संस्कृत भाषा में मिले। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जब भी अभिलेखों की बात हो जेम्स प्रिंसेप का नाम ना हो तो ये चीज इम्पॉसिबल है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप की अगर हम बात करें तो जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, और ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि उसका अर्थ भी निकाला था। अशोक के समय ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, अशोक के समय में जितने भी अभिलेख लिखे गए वो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। इनका जो खोज है या कह लो इनका जो अर्थ निकाला गया वो 1838 में। भारत की गिनती भी भारत की कितनी भी आधुनिक भाषा इनमें प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि। अगर आप भारत की भाषा देखो, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, गुजराती, बंगाली, जितनी भी भाषाएं, इन सभी भाषाओं का जो मूल है वो एक तरीके से ब्राह्मी लिपि को माना गया। और अशोक के हमें जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 की। अब मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप चैप्टर 2 के पार्ट 1 की वीडियो देखो, उसके बाद आप पार्ट 2 की वीडियो देखो, और फिर आप पार्ट 3 की वीडियो देखो, तभी जाके आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप सबसे पहले इस वीडियो को, इस क्लास को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्लास जो हमारी अब होगी वो हिस्ट्री के चैप्टर 3 की होगी, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो चैप्टर 3 के बारे में है। तो इस क्लास की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।